प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले काव्य सौंदर्य के तत्व का अध्ययन शुरू किया है, जिसमें कल हम लोगों ने रस का अध्ययन किया था। आज हमारा जो विषय है वो है छंद। अगर व्याकरण की भाषा में बात की जाए तो छंद जो है वो मात्राओं का चढ़ाना है। आइए शुरू करते हैं छंद। छंद, तो चलिए शुरू करते हैं। छंद का अर्थ एवं प्रकार, आइए शुरुआत करते हैं। इसका अर्थ होता है जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, ये इम्पोर्टेंट है, मात्रा गणना, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है तो उसे छंद कहते हैं। छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बंधन। गद्य का नियमांक यदि व्याकरण है तो छंद जो है पद्य अर्थात काव्य की रचना का मानक है। छंद को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखिए क्या कहा गया छंद के बारे में भाई। छंद की परिभाषा हिंदी सा हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना ही छंद कहलाती है। तो बच्चों एक बार फिर से परिभाषा सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा की गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना ही छंद कहलाती है। अर्थात देखिए अक्षर, अक्षरों की संख्या, उसमें कितने अक्षर हैं, ठीक है, किस क्रम में हैं, उस पे कौन सी मात्रा लगी है, मात्राओं की गिनती क्या है, यति गति क्या है, इन सभी नियमों से जो चीज़ जो रचना बनती है उसी को छंद कहते हैं। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं छंद के छंद के अंग। छंद के अंग, आइए देखते हैं। जो छंद के अंग है वो जो सबसे पहला है पाद अथवा चरण। उसमें कितनी लाइनें होती हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो छंद के प्रत्येक पंक्ति को पाद अथवा चरण कहते हैं। प्रत्येक छंद की सामान्यतः 4 पंक्तियाँ होती हैं। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण अथवा पाद में वर्गों अथवा मात्राओं की संख्या क्रमानुसार रहती है। पाद अथवा चरण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। समचरण, समचरण, अर्धसमचरण और विषमचरण। समचरण किसको कहते हैं भाई, देखते हैं। जिस छंद के चारों चरणों की मात्राएं या वर्णों का पूर्ण समान हो, का रूप समान हो, वे समचरण कहलाते हैं। जैसे दूसरा और चौथा चरण समचरण हो। बेटा हम लोगों में से जो भी मैथ पढ़ता होगा वो इवन और ऑड जानता होगा। तो वही चीज़, इवन मतलब सम और ऑड मतलब विषम। तो जैसा भी आपने देखा, इवन मतलब सम, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, उसी तरह से समचरण मतलब 2 और 4,
अर्धसम मतलब देखते हैं जिस छंद के प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पद की मात्राएं में वर्णों की समानता हो वे अर्धसम। देखिए, जिस छंद के प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय एवं चतुर्थ पद की मात्राओं या वर्णों में समानता हो वे अर्धचरण सम कहलाते हैं। जैसे दोहा, सोठा। ठीक है, अभी जब आगे पढ़ा जाएगा तो ये और क्लियर होगा। विषम चरण, अभी जैसा मैंने बताया इवन ऑड, उसी तरह से जिन छंद में 4 से ज़्यादा 6 चरण हो और उसमें कोई समानता ना हो विषम चरण कहलाते हैं। जैसे प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं, जैसे कुंडलियाँ और छप्पय आदि। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं भाई? वे चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं वर्ण कहलाते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो वर्ण। ठीक है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और लघु। ह्रस्व और लघु याद आ रहा है? हम लोग पढ़ते हैं छोटा से अनार, बड़ा से आम, या अ, आ, ई। तो ये जो अ आ रहा है ये ह्रस्व या लघु, और जो आ वो दीर्घ या गुरु। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि मात्राओं को कैसे चढ़ाया जाता है। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम लोगों को छंद समझ में आ जाएगा। देखिए ह्रस्व में कौन कौन से मात्राएं चढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ह्रस्व के जो अक्षर हैं अ, ई, उ। ठीक है, इसको देखिए, संयुक्त व्यंजन लघु होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होता है वो लघु में आता है। संयुक्त अक्षर के पहले आए लघु वर्ण पर कोई भार नहीं पड़ता, वो लघु ही रहता है। जैसे नित्य, सत्य में नित्य और स लघु वर्ण है। चंद्रबिंदु वाले वर्ण ह्रस्व या लघु वर्ण होते हैं। जैसे अंशुवन, पहुंचाया, जहां, ये सब लघु होंगे। हलंत, हलंत मतलब आधा, वो भी लघु माना जाएगा। उसको आधा नंबर नहीं दिया जाएगा, आधा मार्क्स नहीं दिया जाएगा। वो भी आधा मात्रा नहीं होगा, पूरा एक मात्रा। फिर आगे देखते हैं, लघु मात्राएं से युक्त सभी वर्ण लघु ही होते हैं। जैसे क, की, कु आदि। ठीक है, जैसे अगर क लिखा हुआ है तो इसके ऊपर भी एक मात्रा, देखिए हाँ, एक मात्रा ऐसे देंगे और 2 मात्रा ऐसे देंगे। ठीक है, एक मात्रा होता है, ह्रस्व स्वर के साथ संयुक्त स्वर हो तो भी लघु ही माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, गुरु। गुरु या दीर्घ मतलब अब बड़ा। ठीक है, बड़ा यहाँ दिया हुआ है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये सब बड़े होंगे। यहाँ का, की, कु, कै, को, कौ, इन सभी पे 2 मात्रा चढ़ती है। 2 मात्रा ऐसे दिया जाता है। ठीक है, मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना के लिए दीर्घ वर्ण से संबंधित नियम इस प्रकार है। देखते हैं बड़ा जो मात्रा है वो कैसे दिया जाता है। तो अनुस्वार वाले जो भी अनुस्वार ऐसे ऊपर जो लगाया जाता है अनुस्वार, उसके ऊपर जो भी नंबर रहेगा 2। जैसे क के ऊपर क। ठीक है, विसर्ग युक्त, विसर्ग, ये सब विसर्ग, ये 2 दे दिया जाता है, विसर्ग हो जाता है। ठीक है, अतः, दुख। ठीक है, इस पे 2 नंबर रहेगा। दीर्घ मात्राओं वाले, जैसे अभी ऊपर बताया गया, यह सब दीर्घ मात्रा वाले, यह सब दीर्घ मात्रा वाले, इनके ऊपर 2 नंबर। ठीक है, दीर्घ मात्रा वाले अन्य, ये सब देखिए, ये सब जो भी है दीर्घ मात्रा ही होगा, ये सब 2 नंबर ही होगा। कभी कभी चरण की पूर्ति के लिए जब लास्ट में ऐसा होता है अपवाद स्वरूप कि सारे नियम पूरे होते रहते हैं, लास्ट में जाके 1 से कम पड़ता है तो जो लघु रहता है उसको दीर्घ मान लिया जाता है। ठीक है, और छठा दिया गया संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुसार हो तो उसको भी गुरु माना जाता है। अब आइए मात्राएं। ठीक है, तीसरा जो हमारा नंबर है मात्रा। ठीक है, जो किसी ध्वनि के ऊपर, वर्ण के ऊपर लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, लघु का 1, दीर्घ का 2 यहाँ होता है। यति,
कविता को पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय बाबू हम लोगों को कई जगह विराम लेना पड़ता है, कई जगह रुकना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें गुरु गोबिंदो खड़े, तो यहाँ हम थोड़ा सा रुके, काके लागू पाँव, फिर रुके, बलिहारी गुरु आपने, फिर रुके, गोविंद दियो बताए। तो जहाँ 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 हम लोग रुक रहे हैं इसी को यति कहते हैं। ठीक है, और गति, उस छंद को हम लोग किस भाव से पढ़ रहे हैं, वही जो रहता है प्रवाह, धारा प्रवाह, वही गति रहता है। तुक, ठीक है, तुक मतलब छंदों के चरणों के अंत में जो अक्षर में समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। ठीक है, जैसे तुकांत वाले आप लोग शब्द जानते ही हैं, हाथ वात लात वात ऐसे करके जो भी शब्द आते हैं। वाणिक गण क्या होते हैं भाई? गण का अर्थ है समूह। वाणिक वृत्तों में 3 अक्षरों की मात्रा को एकाग्र गण कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या 8 मानी गई है। इसको निम्नलिखित सूत्र के द्वारा हम लोग देखते हैं, इसको निम्नलिखित सूत्र के द्वारा हम लोग जो है देखते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। जो छंद के प्रकार होते हैं, दो प्रकार हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, देखते हैं छंद के दो। वाणिक छंद, वर्ण गणना पर आधारित छंद को वाणिक छंद कहलाता है। ठीक है, छंद विषम वाणिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु के गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। वाणिक छंद के 2 प्रकार होते हैं। साधारण 1 से 26 वर्ण गणना वाले छंद साधारण होते हैं, और दंडक 26 से अधिक वर्ण गणना वाले दंडक कहलाते हैं। प्रमुख जो वाणिक छंद है वो वसंतलिका, पंचचमार, चामर, चंचला, मंद्राकांता, सिंहरिणी, शार्दुल, ये सारी हैं। अभी हम लोगों को इसका अध्ययन नहीं करना है, इसका अध्ययन हम लोगों को अभी नहीं करना है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर आता है मात्रिक छंद। मात्रा की गणना पे आधारित को मात्रिक छंद कहते हैं, हम लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, इसमें लघु गुरु के क्रम अर्थात वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता। चौपाई, रोला, दोहा, सोठा। ठीक है, अब मुक्तक किसको कहते हैं? आइए देखते हैं मुक्तक। आधुनिक काल में आगमन के साथ ही मुक्त छंद का प्रयोग प्रारंभ हुआ। जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती मुक्त छंद कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती वही मुक्त छंद कहलाते हैं। इसी को स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है। जूही की कली, निराला की कविता, ठीक है, ये सब स्वच्छंद छंद के एग्जाम्पल है। वाणिक वृत्त क्या होता है? यह छंद एक क्रमबद्ध, नियोजित और व्यवस्थित रूप होता है। वृत्त उस सम छंद को कहते हैं जिसमें समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में वर्णों का लघु गुरु का क्रम निर्धारित होता है। गुणों के नियम से नियोजित रहने के कारण इसे गुणात्मक छंद भी कहा जाता है। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके पश्चात आता है उभय छंद। जिन छंदों में मात्रा और वर्णों दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उन्हें उभय छंद कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने छंद संबंधित कुछ नियम आपको बताए। अब आइए देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में जो छंद इस साल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोठा। सोठा की परिभाषा, दोहा का उल्टा रूप सोठा कहलाता है। दोहा का उल्टा आप लोगों ने बेटा पिछले क्लास में पढ़ा था। दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है जिसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसका सोठा का परिभाषा एकदम अभी कह दिया, ये दोहा का उल्टा होता है, अर्थात इसके पहले और तीसरे में 11-11 तथा दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होता है। ठीक है, उदाहरण इसका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ये देखिए, नील सरूर श्याम। देखिए नील में 2, 1
एक दो एक एक ऐसे करके 11 मात्राएं। तरुण अरुण बारिज नयन, यहाँ 13 मात्राएं। करऊ सोमु ऊर्धाम, यहाँ 11। और सदा क्षीर सागर शयन, यहाँ पे 13, मतलब 11 11 13 13। तो इस तरह से ये सोठा छंद। बच्चों यहाँ पे अन्य एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग एक बार इसको कॉपी में लिखिएगा और इसके ऊपर मात्राओं को चढ़ा के ध्यान दीजिएगा कि यह किस प्रकार से है। मात्रा अगर आपको चढ़ाना आ गया तो फिर बहुत ही आसानी से छंद आप लोगों को समझ में आएगा। अब अगला, अब रोला छंद। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा 11 और 13 पे यति। ठीक है, देखिए 11 और 13 पे यति। उदाहरण ध्यान से देखिए, 11 पे यति है, ठीक है, 13 पे यति है, ठीक है। हे देवी यह नियम, यहाँ पे यति लगा। सृष्टि में सदा अटल है, यहाँ पे फिर विराम। रह सकता वही, फिर यहाँ पे यति। सुरक्षित जो बलवान, निर्बल का नहीं जगत में कहीं ठिकाना। इस तरह से देखा आप लोगों ने बच्चों, यहाँ पे 11 13 11 13 11 13 24 मात्राएं हर चरण में हो गई। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फिर इसे आप लोग लगाइएगा और मात्रा इस पे चढ़ा के देखिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।